All right, recording has started. Now let me start the screen share with you. हाँ जी, गुड इवनिंग जो लोग भी अभी ज्वाइन किए हैं, साक्षी, महक, अनिका, गुड इवनिंग, एंड ऑल द पीपल हु हैव जस्ट जॉइन्ड इन, स्वाति, समृति, कृतिका कौंडल एंड कृतिका, कशिश कपूर, गुड इवनिंग. एंड इफ at all I have missed someone, yeah, good evening. ठीक है, so now let me share the screen with you. हाँ जी, क्या आप लोग को सक्सेसफुली स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे? Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है, वेरी गुड, फाइनली, बहुत बढ़िया. जस्ट वेट अ मिनट. ऑलराइट, तो कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे इस चैप्टर को लेके. अभी हमें क्या करना है ना, हमें ये दो ऑर्गेनल के बारे में हमें समझना है थोड़ा सा. सो वी हैव दिस पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइओक्सिसोम्स. ठीक है, ये तो दो ऑर्गेनल है आपके, और ये भी आपको सेल के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे. एनिमल सेल, प्लांट सेल के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए. ग्लाइओक्सिसोम आपको सिर्फ प्लांट में मिलता है, बट पेरोक्सिसोम आपको प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर मिलता है देखने के लिए. तो ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इसको मैं काफी शॉर्ट में और काफी सिंपल तरीके से आपको फटाफट से बताता हूँ कि ये करते क्या है. So let me use another slide over here. Let me just. ठीक है, right. So let's talk about your peroxisomes. So जब भी आप peroxisomes की बात करोगे ना, इसमें आप एक चीज याद रखना है यहाँ पे. There's one thing you have to know very clearly कि ये जो आपका ऑर्गेनल है, ये जो आपका ऑर्गेनल आप करेगा peroxisome यहाँ पे, ये प्लांट्स के अंदर क्या क्या रोल प्ले कर सकता है. तो प्लांट्स के अंदर दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय फोटो रेस्पिरेशन. सो प्लांट के अंदर एक आपका प्रोसेस रन किया जाता है जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन. और फोटो रेस्पिरेशन में ये आपका ऑर्गेनल काफी इंपॉर्टेंटली आपका वहां पे इन्वॉल्व करेगा. तो प्लांट्स के अंदर एक आपका प्रोसेस किया जाता है जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, तो उसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है. आपने अगर चैप्टर 13 पढ़ा है स्कूल में, या जब भी आप पढ़ेंगे तो ये नाम आपके सामने आएगा फोटो रेस्पिरेशन का. तो एक प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, तो वो करने के लिए आपको पेरोक्सिसोम की जरूरत पड़ती है. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. सेकेंड थिंग याद रखना कि पेरोक्सिसोम के अंदर आपका बनता है, ये आपको एनिमल और प्लांट सेल दोनों में मिलेगा. तो ये बात आप भूलिएगा मत कि ये चीज आपको मिल जाएगी आपके एनिमल सेल के अंदर. यू विल फाइंड देम इन द एनिमल सेल, एनिमल एज वेल एज योर प्लांट सेल. एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर आपको ये मिल सकता है देखने के लिए. याद रखना ये जो आपका जो ऑर्गेनल है ना, ये आपका इवन जाना जाता है आपके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए. इट इज ऑल्सो नोन फॉर डिटॉक्सिफिकेशन. सो इट इज नोन फॉर, बहुत ज्यादा नहीं, बट इट इज नोन फॉर डिटॉक्सिफिकेशन. सो नोन फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इस ऑर्गेनल के अंदर. तो अगर मैं आपको कहूं तो ये ऑर्गेनल आपको लिवर के अंदर भी मिलेगा, और एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ. बेटा बोलिए बोलिए बेटा बोलिए. अच्छा, तो ये आपको लिवर के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाता है. और याद रखना कि लिवर के अंदर एक स्मॉल अमाउंट में डिटॉक्सिफिकेशन ये भी कर सकता है. सो ये भी आपका टॉक्सिक चीजों को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में ये कन्वर्ट कर लेता है. ठीक है, उसके बाद आप याद रखिएगा कि ये जो आपके पेरोक्सिसोम्स यहाँ पे आपके हो जाते हैं, इन्होंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे करना है. इनके अंदर एक आपको स्पेशल एंजाइम मिलता है, ये याद रखना. इसके ऊपर बेस काफी क्वेश्चन बन चुके हैं. कैटालेज, एक कैटालेज नाम का एंजाइम आपको पेरोक्सिसोम के अंदर मिलेगा. और ये जो आपका एंजाइम होता है, ये बेसिकली आपका कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को. इट कन्वर्ट्स माय हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये कन्वर्ट करेगा इनटू योर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड O2 मॉलिक्यूल, H2 एंड O2. सो बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये ब्रेक डाउन करता है इनटू योर H2 एंड O2 के अंदर, एंड दैट इज समथिंग डन बाय माय कैटालेज. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. तो सेल के अंदर H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो आपका यहाँ पे होता है, वो ज्यादा अगर इकट्ठा हो तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग. ये कहीं से भी आपके सेल के अंदर इकट्ठा होना कहीं से भी अच्छा नहीं होता. तो याद रखना, इसको ब्रेक डाउन आपका करेगा आपका यहाँ पे कैटालेज. तो कैटालेज आपका एंजाइम यहाँ पे होता है जो आपका यहाँ पे आके ब्रेक डाउन करेगा आपका यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज को. तो ये बात आपने भूलनी नहीं है. सो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखिएगा
कि दैट इज व्हाट माय प्रॉक्सिसोम इज नोन फॉर। ठीक है, तो ये बात सर ये हाइड्रोजन पैराडॉक्स को किसमें मतलब कन्वर्ट करेगा? H2O and O2, इसको आप Yes. वाटर और O2 के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो इसे यहाँ Yes. पे। सो दैट इज व्हाट इट इज बीन डन। ठीक है, ताकि वो एक सेफर फॉर्म में उसे कन्वर्ट करता है। तो एक ये चीज आपको हमें मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। आपने वो फायरफ्लाई देखा होगा ना, फायरफ्लाई जिनके अंदर कलर लाइक लाइट जनरेट होती है, जिसे हम हिंदी में जुगनू भी कहते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, तो वो जो होते हैं ना, जो फायरफ्लाई, उनके अंदर भी जो कलर, वो जो लाइट डेवलप होती है, वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था वो पेरोक्सिसोम में ही हो रहा होता है। तो फायरफ्लाई की जो लाइट होती है ना, वो भी बेसिकली पेरोक्सिसोम के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसके ऐसे हो रही होती है। सो दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, आप मेनली याद रखना पेरोक्सिसोम इज नोन फॉर द फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये थोड़ा बहुत आपका डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी जाना जाता है, राइट, आपके लिवर के अंदर। इसके अंदर एक एंजाइम होता है कैटालेज, और कैटालेज का काम आपको याद रखना है। कैटालेज का काम यहाँ पे रहेगा टू कन्वर्ट माई H2O2 इनटू योर H2NO2। तो इसके अंदर वो कन्वर्ट कर सकता है, और ये आपको एनिमल और प्लांट सेल के अंदर दोनों के अंदर पेरोक्सिसोम्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द पेरोक्सिसोम। इतनी कहानी अगर आप याद रख सकते हो, आपका क्वेश्चन कभी भी इसके ऊपर बेस्ड आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ आपके लिए जानने के लिए है नहीं। ठीक है, सो दैट इज माय पेरोक्सिसोम्स। तो क्या पेरोक्सिसोम्स आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, तो यहाँ पे देख लेते हैं। दे आर फाउंड इन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। इन प्लांट्स पेरोक्सिसोम अकर इन द सेल ऑफ ग्रीन टिश्यूज एंड कंसर्न विद द फोटो रेस्पिरेशन, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ ग्लाइकोलेट पाथवे। बट आप फोटो रेस्पिरेशन याद रखना, बिकॉज ये टर्म आप फ्यूचर में पढ़ेंगे एक बार फिर। ठीक है, देन दूसरा टर्म आपके यहाँ पे है ग्लायोक्सिसोम्स। अब ग्लायोक्सिसोम्स आपको मिलते हैं सिर्फ प्लांट्स के अंदर, राइट, और वो भी स्पेशली आपको मिलेंगे उन प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर फैट का स्टोरेज होता है। सो ग्लायोक्सिसोम अकर इन द प्लांट्स स्पेशली इन द फैटी सीड्स। सो वो प्लांट्स जिनके अंदर फैट का स्टोरेज होता है, या जिनके अंदर फैट का कंटेंट होता है सीड के अंदर, उसके अंदर आपको ग्लायोक्सिसोम्स देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे हो गया कैस्टर सीड, ग्राउंडनट सीड, राइट। अच्छा, किसी को कुछ याद आता है जब मैं कहता हूँ आपको ग्राउंडनट ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल? कुछ आपको याद आता है जब हम ये बात करते हैं तब? Yes, sir. जो Families की story. families थी, लिली सीड, होले सीड। राइट राइट राइट। और ये ग्राउंडनट ऑयल और ये जो वाला आपका यू हैव दिस सोयाबीन ऑयल वाली जो स्टोरी थी, वो कौन सी फैमिली की थी? फेबीसी। फेबेसी वाली स्टोरी। फेबीसी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, फेबेसी वाली फैमिली थी, राइट राइट। याद करेगा पेंटर वाली स्टोरी जो हमने की थी, दैट वाज माय फेबेसी। वही था बेटा जो डिमांड कर रहा था ग्राउंडनट ऑयल और सोयाबीन ऑयल के अंदर खाना। सो दैट्स योर फेबेसी। सो नाउ ग्लायोक्सिसोम्स की जब हम बात करते हैं, तो इसमें आप एक चीज याद रखना, ये जो आपके ऑर्गेनल है, दे आर नोन फॉर बीटा एसिड, लाइक फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, बीटा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड, sorry, they are known for beta oxidation of fatty acid, beta oxidation of fatty acid, ये इनका काम होता है। तो ये बेसिकली फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करने में आपकी मदद कर सकते हैं आपका ऑर्गेनल। और याद रखना, ये आपको सिर्फ उन प्लांट्स में मिलेगा जिसके अंदर आपका फैट या ऑयल का स्टोरेज होगा। तो कैस्टर सीड, ग्राउंडनट सीड के अंदर आपको ये देखने के लिए मिल जाता है, और कहीं आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ग्लायोक्सिसोम ये जो टर्म है ना, ये आप कभी एनिमल सेल के साथ जोड़ेंगे नहीं, ये टर्म आपने हमेशा यहाँ पे जोड़ना है विद द प्लांट्स। तो ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। सो ये बेटा आपके फाइनली दो ऑर्गेनल थे जो हमें यहाँ पे करने थे, बाकी सारे ऑर्गेनल हमने कर लिए हैं। बस मैं आपको यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे बताना चाहूंगा जिसको आप यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। बिफोर स्टार्टिंग द सेल साइकिल, आई हैव टू टेल यू वन ऑर्गेनल व्हिच आई टेल यू ओवर हियर। सी, हमने क्रोमोसोम की बात कर ली थी। क्रोमोसोम आप जानते हो, यू हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ये बात आप Yes, जानते sir. हो। क्रोमैटिन क्या होता है, Yes, sir. ये बात भी आप लोग सारे, हाँ जी, काफी अच्छे से जानते हो। यहाँ पे एक क्रोमोसोम की मैं बात करूंगा जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ पॉलीटीन क्रोमोसोम। देयर इज वन क्रोमोसोम आई टॉक अबाउट कॉल्ड एज माय पॉलीटीन क्रोमोसोम। सो एक क्रोमोसोम आपका यहाँ पता है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ पॉलीटीन क्रोमोसोम। अब पॉलीटीन क्रोमोसोम जब भी आपके सामने टर्म आएगा,
तो आपने याद करना है एक इंसेक्ट को जिसका नाम होता है ड्रोसोफिला। एक इंसेक्ट आपका होता है जिसे हम कहते हैं ड्रोसोफिला, उसको आप करेंगे याद। अब आप बोलेंगे कि सर हमने तो कभी ड्रोसोफिला देखा नहीं, मैं बाद में आपको इसकी पिक्चर दिखा दूंगा, लेकिन मैं काफी श्योर हूं आपने इसे कभी ना कभी देखा होगा। आई टेल यू व्हाई। अगर आप अपने घर पे फल रख रहे हो, आपने केले सेब आपने टेबल पे रखे हुए हैं, अगर आप उन्हें इस्तेमाल नहीं करते ना तो 1-2 दिन के लिए, तो उसके आसपास आपको छोटे छोटे इंसेक्ट आपको मिलेंगे। छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो उसके आसपास घूम रहे होते हैं, एकदम छोटे छोटे होते हैं। मतलब आपकी जो फ्लाई होती है, जो आपकी मक्खी होती है, उससे बहुत छोटे होते हैं वो। कभी आप नोटिस करना, कभी आप केले या एप्पल, मेनली केले में काफी कॉमनली आपको मिल जाते हैं, आप 2-4 Yes, Yes, sir. sir. यूज नहीं करोगे तो वहां पे आपको Yes, वो sir. उड़ते हुए आपको मिल जाएंगे। सो दीज आर कॉल्ड एज बाय ड्रोसोफिला। उनको हम इवन कहते हैं एज अ फ्रूट फ्लाई। वी ऑल्सो कॉल देम एज अ फ्रूट फ्लाई। ठीक है। अब ये फ्रूट फ्लाई आपका यहाँ पे होता है जिसका जीनस है आपके यहाँ पे ड्रोसोफिला। इस फ्रूट फ्लाई का जो लार्वा होगा, इसके अंदर इसका जो लार्वा होता है, द लार्वा ऑफ फ्रूट फ्लाई। अब लार्वा है मतलब इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता होगा, समझिए मेरी बात को। अगर इसका लार्वा Yes, स्टेज sir. है तो श्योरली इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता होगा और बाद में ये फ्रूट फ्लाई बनता होगा। तो याद रखना ये जो लार्वा होता है ना, इसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, ये जो लार्वा है मेरे फ्रूट फ्लाई का, इसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, इसका जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए एक बहुत बड़ा क्रोमोसोम। इसका जो Polytene chromosome. हाँ जी, ग्लैंड के अंदर आपको एक काफी एनलार्ज, यू विल गेट टू सी अ लार्ज क्रोमोसोम, you will get to see a large chromosome over here, and that large chromosome here is going to be called as my polytene chromosome. ये जो बड़ा सा क्रोमोसोम आपको यहाँ पे मिल जाता है, that is called as my polytene chromosome. तो बहुत बड़ा सा क्रोमोसोम होगा और आप इसे आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब निकाल के सलाइवरी ग्लैंड में से आप निकाल के उसे आप देख सकते हो। तो ये लार्ज क्रोमोसोम जो आपका होता है उसे हम कहते हैं पॉलीटिन क्रोमोसोम। अब याद रखना है जो आपका बड़ा सा क्रोमोसोम आपको मिल रहा है, ये याद रखना आपको मिलता कहाँ पे है। देखिए पॉलीटिन क्रोमोसोम आपको मिलेगा ड्रोसोफिला के लार्वा के अंदर, और वो भी कहाँ पे, विद इन द सलाइवरी ग्लैंड। Salivary gland. हाँ जी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यार ये करता क्या होगा, लाइक व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्रोमोसोम। तो याद रखना इसका मेनली पर्पस होता है विद द मेटामॉर्फोसिस। ये लार्वा के मेटामॉर्फोसिस के लिए आपकी मदद करता है। सो बेसिकली हेल्प्स ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस। सो दिस इज समथिंग which can be useful. It has been used during metamorphosis, ताकि आपका लार्वा कन्वर्ट हो सके आपके फ्रूट फ्लाई के अंदर, जो इधर से उधर उड़ के जा सकेगा। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि जब वो जैसे आपका लार्वा एडल्ट बन जाता है ना, जैसे वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट फ्लाई के अंदर, तो उसके बाद आपको पॉलीटिन क्रोमोसोम देखने के लिए नहीं मिलेगा। द थिंग इज देन आफ्टर दैट यू विल नॉट सी एनी काइंड ऑफ पॉलीटिन क्रोमोसोम ओवर देयर। तो ये चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। सो जब भी आपके सामने पॉलीटिन क्रोमोसोम टर्म आ रहा है तो आप एक सिंपल सी बात याद रखो कि आपको ड्रोसोफिला के लार्वा में आपको मिल जाएगा, उसमें आपके सलाइवरी ग्लैंड में आपको ये मिल जाएगा, और ये एक बड़ा सा क्रोमोसोम आपको दिखने के लिए मिलता है। एंड दिस लार्ज क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज माय पॉलीटिन क्रोमोसोम। ये इतना लार्ज होता है कि आप भी इसे उनके माउथ पार्ट में से खींच के आप निकाल सकते हो। ये करा भी जाता है एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर। स्कूल लेवल पे शायद नहीं करा जाएगा, बट ये करा जा सकता है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सो दैट इज समथिंग। Yes, sir. हाँ जी बेटा, तो अगर आपके स्कूल के लैब में आपको जाने दिया जाता है और अगर आपके टीचर आपके रेडी हो जाते हैं ड्रोसोफिला को कल्चर करने के लिए, देन आप लोग भी ये कर सकते हो एंड यू विल बी एबल टू सी दिस पॉलीटिन क्रोमोसोम। बट यस, सो दैट इज द थिंग यू हैव टू नो। इतनी बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। तो क्या पॉलीटिन क्रोमोसोम आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आपको रखनी है बात यहाँ पे याद। ऑलराइट, तो चलिए अभी हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो चुका है। सेल वाला चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है। हमने हमारा स्टार्ट किया था हिस्ट्री ऑफ सेल से, फिर हमने जिक्र किया था हमारे प्रोकैरियोट्स के बारे में, हमने जिक्र किया था, उनको हमने समझा था। देन वी हैव गॉट इनटू द यूकैरियोट्स, वहां पे सारे एक एक करके हमने ऑर्गेनल देखे, सेल वॉल देखा, सब कुछ देखा। एंड नाउ वी हैव फाइनली कंप्लीटेड द चैप्टर। तो आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके ऊपर बस आपको क्वेश्चन सॉल्व कर करके अपना ग्रिप और अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे करनी है आपको स्ट्रॉन्ग। अभी हम करेंगे हमारा नया चैप्टर स्टार्ट, उसका हम इंट्रो लेंगे एंड दैट इज माय सेल साइकिल। तो सेल साइकिल की हम यहाँ पे बात करेंगे, क्या होता है, क्या करा जाता है। सो दैट इज द थिंग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस। अब जब हम सेल साइकिल या सेल डिवीजन की बात कर रहे होते हैं, सो एक चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं,
पर टॉक अबाउट ह्यूमन सेल, क्या लगता है ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम लग जाता होगा? आपको क्या लगता है? कुछ भी नंबर बोलिए, बोलिए कुछ भी नंबर, कोई बात नहीं, बोलिए। 24 hours. आपने तो 24 hours. सही, राइट, इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स, राइट, फॉर ह्यूमन सेल टू डिवाइड। ठीक है, तो ह्यूमन सेल का जो सेल साइकिल आपका होता है यहाँ पे वो पूरा 24 घंटे का होता है। सो 24 आवर्स इट टेक्स फॉर ह्यूमन सेल टू डिवाइड। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द सेल टू अंडरगो द डिवीजन। सो सेल 24 घंटे, काफी टाइम लग रहा है वैसे देखा जाए तो। सेकेंड चीज आपको याद रखनी है कि अगर मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूं मेरे बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया को बहुत कम टाइम लगता है। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करता हूं, so bacteria can undergo division within 20 minutes. Basically हर बेटा 20 मिनट्स हर 20 मिनट के बाद आपका बैक्टीरिया डिवाइड करेगा। ठीक है, हर 20 मिनट का ध्यान रखना कि आपका बैक्टीरिया यहाँ पे डिवाइड करता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से आंसर करना, ठीक है। समझिए यहाँ पे एक आपका ग्लास है, यहाँ पे आपके पास एक यहाँ पे ग्लास है, और ग्लास है, टोटल आपका ग्लास है यहाँ पे 10 ml का। ठीक है, ये समझो आपका, या समझिए 200 ml का ग्लास है, इट इज 200 ml का ग्लास, राइट। अब इसमें होता क्या है, आपने ये देखा कि लगभग इसमें आपने बैक्टीरिया को ग्रो किया। सो यू डिसाइडेड कि मैं इसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करूंगी, और आपने यहाँ पे क्या देखा कि लगभग 10 मिनट लगे, 10 मिनट लगे यहाँ पे 100 ml ग्लास को फिल होने के लिए। 10 मिनट लग गए आपके यहाँ पे 100 ml ग्लास को फिल होने के लिए। तो 10 मिनट में आपका 100 ml ग्लास आपका यहाँ पे हो गया पूरा के पूरा फिल। ठीक है, 100 ml ग्लास आपका यहाँ पे हो जाता है फिल। तो आप मुझे बताइए कि 11 मिनट के बाद कितना ग्लास भरेगा यहाँ पे? 110, 200 ml, 110. 110 आ रहा है। और कोई आंसर के अलावा? 200 ml. मैं बोला 200 ml, डबल, डायरेक्ट डबल। बिल्कुल सी आंसर बेटा आपका 200 ml। देखिए अगर इतने में अगर आपका हाफ हो चुका है, तो आपका जैसे लाइक आपका लाइक ओके सॉरी आई विल मेक इट लाइक 110, लेट्स से यहाँ पे आई विल जस्ट से 100 मिनट्स यहाँ पे हुआ है, इसे मैं 100 मिनट्स यहाँ पे रहता हूँ। और 120 मिनट्स बाद, 120 मिनट्स के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 20 मिनट लगते हैं एक बैटर को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही 20 मिनट आपके यहाँ पे होंगे, उसके बाद क्या होगा, पूरा डबल हो जाएगा। जितने मेरे बैक्टीरिया है वो सारे के सारे डिवाइड करेंगे ना। सो ऑल द 100 ml वाले बैक्टीरिया मेरे डिवाइड करेंगे यहाँ पे, और जैसे ही सारे के सारे वो डिवाइड करेंगे, व्हाट विल हैपन, पूरा मेरा यहाँ पे जो ग्लास है वो मेरा भर चुका होगा। सो यस, पूरा के पूरा मेरे यहाँ पे 200 ml मेरे यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एग्जाम के अंदर। आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बट यू शुड नो दिस कि याद रखना बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए 20 मिनट लगते हैं, राइट। तो अगर आपका लाइक 100 ml आपका फिल हो चुका है 100 मिनट के बाद, लेट्स अज्यूम दैट, तो एक और साइकिल के बाद आपका पूरा के पूरा ये फिल हो जाएगा, पूरा के पूरा ये आपका भर जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम और आगे देखेंगे। सो ये आप 24 आवर्स आपके लगते हैं सेल को डिवाइड करने के लिए, ये बात आपको याद रखनी है। अब जब सेल डिसाइड करता है कि मुझे डिवाइड करना है, व्हेन सेल सेज कि इट हैज टू डिवाइड, तो उसको कुछ चीजें करनी पड़ती है। सो सेल हैज टू शो द ग्रोथ। सो आपको सेल के अंदर आपको ग्रोथ मिलेगी। सो विल फाइंड कि सेल के अंदर आपको ग्रोथ मिलती है देखने के लिए बिफोर डिवीजन। अलॉन्ग विद दैट, सेल के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट, एंड दैट इज माय डीएनए रेप्लिकेशन। ये एक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो सेल साइकिल में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जब आपका सेल कहता है ना कि यार अब तो मुझे डिवाइड करना है, तो उसके अंदर आपको ग्रोथ मिलेगी देखने के लिए, और उसके साथ साथ आपको डीएनए रेप्लिकेशन आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। और ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है आपके सेल साइकिल के, एंड दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। अच्छा मुझे आप बताइए, ये सेल डिवीजन क्यों जरूरी है? व्हाई यू नीड टू हैव अ सेल डिवीजन? इसका आंसर करिए मुझे आप। फिर एवोल्यूशन के लिए। एवोल्यूशन के अलावा कुछ बताइए आप मुझे, और कुछ? ग्रो करने के लिए। ग्रो करने के लिए, चलो ग्रो के लिए, चलो ये मैंने लिख लिया, आपकी सेल डिवीजन की जरूरत होती है आपकी ग्रो करने के लिए, दैट इज व्हाई सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और क्या हो सकता है? स्पीसीज मेंटेन करने के लिए।
ठीक है, दैट इज वन थिंग ओनली। और कुछ उसके अलावा बेटा, ग्रोथ के अलावा और भी कुछ सेल डिवीजन क्यों किया जाता है? मैं आपको एग्जाम, टू मेंटेन द, टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल, टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स। जो भी आपने सेल्स, आपके हर दिन आपके मिलियंस ऑफ सेल विल डाई, तो उनको रिप्लेस करने के लिए आपको भी सेल डिवीजन करना जरूरी है। उसका एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आपके सेल डिवीजन जरूरी है फॉर द रिपेयर और वुंड हीलिंग के लिए। अगर आपको कोई वुंड हुआ है, कहीं अगर आपको डैमेज हुआ है, या अगर आपके बॉडी में कहीं पे रिपेयर की जरूरत है, सो रिपेयर एंड वुंड हीलिंग के लिए भी, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, रिपेयर एंड वुंड हीलिंग के लिए भी आपको चाहिए होती है आपके सेल डिवीजन की। सो अगर आपको कोई इंजरी हुई है तो उस चीज को भी आपको रिपेयर करना है, तो उसके लिए भी आपको सेल डिवीजन की जरूरत होती है। सो सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, और ये आपके बॉडी के अंदर हमेशा होता रहता है। इट विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग थ्रू आउट द लाइफ, योर लाइफ आपका सेल डिवीजन आपका होता रहेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। इसको तो आप हम बाद में देख सकते हो। वी हैव टू पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर पिक्चर। इस पिक्चर की तरफ हम यहाँ पे देंगे ध्यान। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका सेल साइकिल को इन्होंने कुछ फेजेस में यहाँ पे डिवाइड करके रखा हुआ है। तो बेसिकली होता क्या है, यू हैव अ टर्म, एक टर्म आपके सामने यहाँ पे होगा, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय इंटरफेस। तो सेल साइकिल के अंदर आपके दो फेज आपको याद रखने फिलहाल के लिए। यू विल हैव समथिंग लाइक योर इंटरफेस, M phase. एंड देन यू हैव योर एम फेज। एम फेज को इवन आप कह सकते हो एज अ माइटोसिस। एम फेज इवन आप कह सकते हो एज अ माइटोसिस। ये वो आपका टाइम होता है बेटा जब आपका माइटोसिस होता है एक्चुअली में। ये वो टाइम होता है जब आपका माइटोसिस या सेल डिवीजन आपका एक्चुअली में होगा। तो इंटरफेस में क्या होता है, कोई बताएगा इंटरफेस में क्या होता है? कोई नहीं बताएगा, चलिए मैं बताता हूं। इंटरफेस के अंदर सेल प्रिपेयर करता है फॉर अ पॉसिबल डिवीजन। सो सेल प्रिपेयर इटसेल्फ, प्रिपेयर्स फॉर सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन करने के पहले आपको थोड़ी बहुत तैयारियां करनी पड़ती है, और वो तैयारियां आपकी होंगी इंटरफेस के अंदर। तो ये बात आप लोग भूलना मत, इंटरफेस के अंदर आपका सेल अपने आप को करेगा प्रिपेयर फॉर द पॉसिबल डिवीजन के लिए। ठीक है, अब इंटरफेस में आपका क्या क्या आ जाता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जब भी आप बात करते हो इंटरफेस के बारे में, तो आपको यहाँ पे 3 फेज याद रखने हैं। सो यू हैव टू नो 3 phases ओवर हियर, एंड दोस phases आर गोइंग टू बी योर, लाइक यू हैव अ गैप 1 phase, G1 phase, G1 phase, then you will have your S phase, जिसे हम इवन कहते हैं सिंथेसिस फेज, एंड देन यू हैव अ G2 phase। तो ये 3 बेटा आपके फेज होते हैं जो आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके इंटरफेस के अंदर। ये वो बेटा 3 फेज होते हैं जहां पे आपका सेल अपना को प्रिपेयर करता है फॉर द पॉसिबल डिवीजन के लिए। ठीक है, तो ये 3 आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे फेज होते हैं। अब इनको हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में इन्हें हम समझेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो जीवन फेज है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है इन लोगों ने, यहाँ पे आपको ग्रोथ मिल रहा है, राइट। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में आप अपना डीएनए सिंथेसिस यहाँ पे करते हो। हाँ जी, यहाँ पे आपका डीएनए सिंथेसिस आपका यहाँ पे किया जाएगा। और G2 फेज के अंदर आप वापस से ग्रोथ यहाँ पे शो कर रहे हो आपके माइटोसिस के लिए, राइट। और एम फेज जो आपका बेटा यहाँ पे था, यहाँ पे हम एक्चुअली में फिर अपना माइटोसिस यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे थोड़ा बहुत और अच्छे से समझते हैं। लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट पिक्चर ओवर हियर। चलिए हम एक काम करते हैं, लेट्स मेक सेल साइकिल ओवर हियर, राइट। आपका जो एम फेज होता है ना बेटा, वो बहुत छोटा सा होता है, बल्कि देखा जाए तो एम फेज आपका सिर्फ 1 घंटा लेता है। सबसे ज्यादा टाइम तो आपका होगा इंटरफेस के अंदर। सो अज्यूम करते हैं ये मेरा यहाँ पे एम फेज, दिस इज माय एम फेज। तो ये तो आपका ज्यादा टाइम लेगा नहीं, दिस इज नॉट समथिंग मोर अमाउंट ऑफ टाइम। सारा टाइम आपका जो लेता है वो बाकी के आपके फेज लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए पहले हम उनको यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स ट्राई टू सी देम ओवर हियर। So now you will have something like your, first of all पहले आपका जो फेज आता है that is my G1 phase. So assume करते हैं ये है मेरा यहाँ पे G1 phase.
अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यार जीवन फेज में होता क्या है, आपका जो जीवन फेज है आपका यहाँ पे, इसमें आपका बेसिकली होगा क्या। तो प्रिसाइसली याद रखना कि इस फेज के अंदर आप बनाते हो प्रोटीन सिंथेसिस करते हो, यू डू द प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। आपका यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके सेल की ग्रोथ होगी, सो सेल विल ग्रो इन साइज, सेल ग्रोज इन दिस पर्टिकुलर फेज, राइट। तो ये दो चीजें आपकी मेनली आपको यहाँ पे मिलती रहेंगे, सेल का साइज यहाँ पे ग्रो करेगा, उसके साथ साथ एक बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस किया जाएगा। अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विल हैपन इन द जीवन फेज। तो एक सिंपल तरीके से आप इतनी बात यहाँ पे याद रख सकते हो कि जीवन फेज के अंदर आपका ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलता है, उसके साथ साथ आपका एक बहुत अच्छे अमाउंट में आपको यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस आपको यहाँ पे किया जाएगा। सो दैट इज वन थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन द जीवन फेज। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट फेज यहाँ पे आपका आता है, सो नेक्स्ट फेज ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर एस फेज। चलिए हम यहाँ पे हमारा बनाते हैं, यहाँ पे एक एस फेज बना लेते हैं। सो लेट्स मेक एस फेज ओवर हियर। ठीक है, सो जब हम एस फेज की यहाँ पे बात करेंगे, सो व्हेन विल डिस्कस समथिंग लाइक योर एस फेज, आपको बस एक चीज सबसे मेन यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज योर डीएनए रेप्लिकेशन। आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन है याद रखना वो आपका एस फेज के दौरान ही होगा। दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन ड्यूरिंग द एस फेज ओनली, राइट। इसके साथ साथ आपके हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। आपके जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो भी आपके यहाँ पे बनते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। सर हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑल्सो बीन मेड ड्यूरिंग योर एस फेज। बट याद रखना आपका डीएनए रेप्लिकेशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है आपका यहाँ पे एस फेज का। तो ये आपका सबसे पहले आपका यहाँ पे एस फेज में आपको होते हुए आपको मिल जाएगा। And then you, after that, you will have your last stage. You will have your last phase. That is my G2 phase. So G2 phase में हम यहाँ बना लेते हैं. So let's see, you have now G2 phase. Okay. अब जब आप बात करते हो यहाँ पे G2 phase के बारे में, so when you discuss your G2 phase over here, तो इसमें भी आपको एक ही चीज याद रखनी है, यहाँ पे भी आपका होगा प्रोटीन सिंथेसिस एंड एमआरएनए सिंथेसिस। तो यहाँ पे भी आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस किया जाएगा, राइट। इसके साथ साथ यू विल फाइंड यहाँ पे आपका आरएनए सिंथेसिस भी होता है। तो बेसिकली सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। सो आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस आपको यहाँ पे एक अच्छे अमाउंट में आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपके होते हैं फेज। विल हैव अ जीवन फेज, एस फेज एंड जी2 फेज। आपके तीन फेज आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। अब यहाँ पे आपको एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे समझनी है। ये सब तो हम वापस से रिपीट कर लेंगे, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीज आर द वेरी सिंपल थिंग्स। आपको एक मेन चीज यहाँ पे समझनी है। देखिए, जब आपका सेल साइकिल चालू होता है, जब आपका सेल साइकिल यहाँ पे चालू होगा, तो पहले आपका होगा जीवन फेज। ठीक है, जीवन फेज में आप बनाओगे अपने प्रोटीन बना लोगे जितना आपको बनाना है, एंड देन यू विल हैव द एस फेज। अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि जीवन फेज से एस फेज में जाने के लिए आप एकदम से जा नहीं सकते। यू कैनॉट गो इनसाइड देम डायरेक्टली। लेट मी टेल यू समथिंग, याद रखना आपको मिलते हैं देखने के लिए कुछ चेक पॉइंट्स। देयर इज समथिंग नोन एज योर चेक पॉइंट्स। एक चीज होती है आपके यहाँ पे जिसे हम कहते हैं एज अ चेक पॉइंट्स। अब ये चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो आपके जीवन से एस फेज में जाने के लिए आपका यहाँ पे एक चेक पॉइंट होगा। किसको मालूम है चेक पॉइंट क्या करते हैं जनरली? व्हाट डज द चेक पॉइंट डू? एनीवन कैन टेल मी दैट? कि जनरली हाँ जी बेटा बोलिए। सर ये चेकिंग वगैरह करेंगे कुछ हार्मफुल या कुछ मतलब बाहर की चीज ना चल जाए एसफेज के अंदर। हाँ जी, आपने मोनिका जो बात बोली काफी सही बोली, क्योंकि आपने ये टर्म आपने एक बार पढ़ा था जब हम कर रहे थे कैस्पिरियन स्ट्रिप। तो हमने देखा था कि आपका एक चेक पॉइंट वहां पे आपका लगता है, राइट। बिल्कुल सही, ट्रू, बहुत सही, ठीक है। सो यस, यू विल हैव अ चेक पॉइंट ओवर हियर। आपको यहाँ पे एक चेक पॉइंट आपको मिलता है जिसको हम कर लेंगे यहाँ पे एज अ चेक पॉइंट नंबर 1, ठीक है। देन आपको एक और चेक पॉइंट मिलेगा। सो जो दूसरा चेक पॉइंट आपका यहाँ पे होता है, द सेकंड चेक पॉइंट ओवर हियर इज गोइंग टू बी बिटवीन द G2 फेज और M फेज। तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपका चेक पॉइंट नंबर 2। तो चेक पॉइंट नंबर 2 आपका यहाँ पे होगा आपका G2 फेज और M फेज के अंदर। यू विल हैव दिस चेक पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे। सो ये होता है हमारे यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 2। तो काफी सारे चेक पॉइंट होते हैं यहाँ पे। एक तो हमने देख लिया चेक पॉइंट 1 यहाँ पे, दूसरा हमने देख लिया यहाँ पे,
और तीसरा चेक पॉइंट आपको मिलेगा एम फेज के बीच में, जिसके बारे में हम जिक्र बाद में करेंगे. सो यू हैव थर्ड चेक पॉइंट, एंड थर्ड चेक पॉइंट आपका यहाँ पे रहता है बिटवीन द एम फेज. दैट इज माई चेक पॉइंट नंबर 3. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, मैंने आपको एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की थी कि चेक पॉइंट जनरली करते क्या है. चेक पॉइंट्स का काम होता है ये चेक करना कि सब कुछ ठीक है. मतलब अगर हम जनरली चेक पॉइंट की बात करें तो जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो लाइक इंडिया से कोई दूसरे कंट्री के अंदर, तो आपका चेक पॉइंट पे देखा जाएगा कि आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप बाइक लेके जा रहे हो तो क्या बाइक का लाइसेंस है, एवरीथिंग दे टेक इनटू अकाउंट. और उसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाता है. आफ्टर दैट ओनली दे विल अलाउ कि हाँ जी भैया अब आप आगे जा सकते हो. ठीक है. अब यहाँ पे देखते क्या होता है. लेट्स ट्राई टू सी यार यहाँ पे चेक पॉइंट का काम क्या होता है. तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. चेक पॉइंट नंबर 1 जो होगा वो चेक करेगा कि क्या आपने सही अमाउंट में प्रोटीन बनाया या नहीं बनाया. मेरी बात वापस सुनिए. चेक पॉइंट नंबर 1 चेक करता है कि G1 फेज के अंदर क्या सही अमाउंट में प्रोटीन बनाया जा चुका है या नहीं बना है. अगर आपका प्रोटीन सही अमाउंट में बन चुका है G1 फेज के अंदर, देन आप S फेज के अंदर आप जा सकते हो. देन आपका सेल साइकिल बोलेगा कि चलिए बहुत सही बात है, अच्छा प्रोटीन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप S फेज के अंदर चले जाइए. अगर आपके G1 फेज के अंदर सही अमाउंट में प्रोटीन नहीं बना है तो आपका S फेज चालू नहीं होगा. ये बात आप दिमाग में बिठा लो. अगर आपके G1 फेज के अंदर सही अमाउंट में प्रोटीन नहीं बना है, ये जो प्रोटीन हमने आप लिखा अगर इस सही अमाउंट में नहीं बना है, देन आपका S फेज यहाँ पे आपका चालू नहीं होता. सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो ये बात पहले आप दिमाग में बिठा लो कि अगर आपके चेक पॉइंट नंबर 1 का काम ही होता है कि देखना कि यार प्रोटीन सही से बनाया नहीं बनाया, अगर बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाओ आगे. अगर नहीं बना देन आपको आगे जाने की परमिशन आपको यहाँ पे नहीं मिलती. यू डोंट फाइंड दैट परमिशन ओवर देयर टू गो फॉरवर्ड. राइट. अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ. सो ये तो हो गया चेक पॉइंट नंबर 1 का काम. उसके बाद आपका यहाँ पे होगा एस फेज. एस फेज में आप अपना डीएनए बनाओगे, काफी अच्छे से बनाओगे आप, एंड विल मेक दैट इन अ वेरी लाइक बिना कोई एरर के आप डीएनए आप रेप्लिकेट करोगे. ठीक है. फिर आपका आता है G2 फेज, और फिर आपका आता है चेक पॉइंट एक और, दैट इज माई चेक पॉइंट नंबर 2. अब यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान दीजिए. पहला जो आपका चेक पॉइंट था, द फर्स्ट चेक पॉइंट यू हैड, जो आपका चेक पॉइंट नंबर 1 था आपका यहाँ पे, ये किससे किसके बीच में था? इट वॉज बिटवीन विच 2 फेज? G1 to G1 and S. हाँ जी, third S phase. हाँ जी, G1 और S फेज के बीच में आपका था यहाँ पे चेक पॉइंट. तो G1 और S फेज के बीच में आपका यहाँ पे था चेक पॉइंट नंबर 1. राइट. और जब हम बात करते हमारे चेक पॉइंट नंबर 2 की, तो अब देखते कि यार ये मुझे कहाँ मिलेगा. सो चेक पॉइंट नंबर 2 आपका यहाँ पे जो होगा, दैट इज समथिंग आई विल फाइंड बिटवीन योर G2 फेज And M phase. एंड M फेज. M phase. बिल्कुल सही. G2 फेज और M फेज के बीच में मुझे मिलता है देखने के लिए मेरा यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 2. राइट. अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि चेक पॉइंट नंबर 2 मेरा यहाँ पे क्या करता है. अब ये चीज आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये चीज आप समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग लेना थोड़ा इंपॉर्टेंट है. सो आपको जो चेक पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे होगा, द चेक पॉइंट नंबर 2 आपका जो होता है यहाँ पे, ये क्या चेक करता है? तो ये चेक करता है कि क्या आपका डीएनए सही से रेप्लिकेट हुआ या नहीं हुआ है. सो इट इज गोइंग टू चेक द डीएनए, इज गोइंग टू चेक रेप्लिकेटेड डीएनए. जो भी आपने डीएनए यहाँ पे आपका रेप्लिकेट किया था, उसको यहां से करेगा ध्यान से चेक. अब आप एक चीज यहाँ पे याद रखेगा, या एक चीज आप यहाँ पे समझ के रखेगा कि जो भी डीएनए आपने नया बनाया है ना, उसको चेक क्यों किया जाता है. देखिए, डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर देखी जाए सेल की तो यही होता है, यही सब कुछ संभालता है. यहाँ से प्रोटीन बनता है, यहाँ से सब कुछ होना है. सो दैट इज वाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक कंपोनेंट ऑफ योर सेल. तो चेक पॉइंट नंबर 2 क्या करेगा? डीएनए को करेगा चेक कि यार ये सही से बना या नहीं बना. अब तुम सोचो कि समझो आपका डीएनए सही से नहीं बना है. ठीक है. या पहले तुम ये सोचते हो कि चलो सब कुछ सही है एंड इट इज बीन लाइक करेक्टली फॉर्म्ड. अगर आपका डीएनए करेक्टली फॉर्म्ड होता है देन कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेल साइकिल आगे बढ़ जाएगा. दैट मीन्स यू विल मूव टू द एम फेज. अगर आपका डीएनए सही से बना हुआ है तो कोई डरने की बात है ही नहीं, आप आगे जाने दो. ठीक है. अगर आपके डीएनए में आप चेक करते हो और आपको मिलता है वहां पे एरर,
अगर आपको वहां पे एरर मिल जाता है, समझो कि आपको वहां पे एरर दिख गया, अब आपने क्या करना है भैया, आपको तो यहाँ पे एरर दिख गया, यहाँ पे तो डीएनए आपने रेप्लिकेट करने के लिए गए थे तो आपने कुछ तो वहां पे गड़बड़ कर दी है। तो अगर आपको एरर मिलता है तो दो चीज की जा सकती है। पहली चीज आप क्या करते हो, आप इसको रिपेयर करते हो, यू स्टार्ट द रिपेयर मैकेनिज्म, यू स्टार्ट द इनिशिएट डीएनए रिपेयर, इनिशिएट डीएनए रिपेयर। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, समझो आपका खुद का एक कपड़ों का फैक्ट्री है, ठीक है, कपड़ों के फैक्ट्री में आपका एक वर्कर है और जिसने जीन्स गलत बना दी, उसने जीन्स में 2 पॉकेट लगाने थे, उसने एक पॉकेट उल्टा लगा दिया, एक पॉकेट सीधा लगा दिया, तो आप सबसे पहले उसे क्या बोलोगे, व्हाट यू विल टेल टू दैट पर्टिकुलर वर्कर, बताइए बताइए, कोई तो बताइए क्या बोलोगे आप, बताइए प्रिया, बोलिए क्या बोलोगे आप उसे। कि वो उसे ठीक करे। ठीक है, तो प्रिया उसे बोलेगी कि भैया ये क्या कर दिया आपने, आप जाके थोड़ा ठीक करके लाओ इसको, ठीक है। और प्रिया समझो वो वापस आया और उसने उसे ठीक नहीं किया, मतलब उसने रिपेयर किया लेकिन उसने और गड़बड़ कर दी, पहले उल्टा लगा था अब तो उसने उल्टा का सीधा कर दिया, लेकिन वो कलर उसने बदल दिया, उसका ब्लू जीन्स पे उसने पर्पल कलर का वो बना दिया वहां पे। अब तुम क्या करोगे प्रिया, नाउ व्हाट यू विल डू। प्रिया इज थिंकिंग, इतना थोड़ी सोचना बेटा, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतना थोड़ी टाइम ले सकते हो तुम सोचने के लिए, क्या करोगे तुम फिर उसके बाद। उसे निकाल देंगे। गई नौकरी, गई वर्कर की नौकरी गई। और अच्छा वर्कर को निकालोगे या पैंट को निकाल दोगे। आई गेस पैंट को निकाल देंगे। अच्छा पैंट, पैंट को निकाल देंगे, ठीक है। एनीवन एल्स विद एनी अदर आंसर, समझो एक बार फिर एरर कर दिया आपके वर्कर ने तो आप क्या करोगे, बताइए एनीवन एल्स। तो ठीक करेंगे उसे, पैंट को मतलब आप वापस बोलोगे कि भैया ये क्या हो रहा है, खुद ही आप ठीक वापस से करेंगे। ठीक करो। पैंट को या वर्कर को ठीक करोगे, किसको ठीक तो करोगे। पैंट को खुद ही मतलब ठीक पैंट करेंगे। को। अच्छा यू आर लाइक कि अच्छा अच्छा, मोनिका इज लाइक कि भाई तू रहने दे, मैं ही कर लेती मैं ही कर लेती हूँ। ऑलराइट ठीक है, दैट इज अ थिंग, ओके गॉट इट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एरर आ गया, राइट, एरर आपका यहाँ पे आ गया, तो आपने क्या किया, आपने क्या इनिशिएट किया डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, आपने डीएनए रिपेयर को इनिशिएट किया, ठीक है। और आप होप करते हो कि आपका रिपेयर ठीक हो जाएगा। अगर रिपेयर ठीक हो गया, सो अज्यूम दैट ये आपने चालू कर दिया एंड नाउ एवरीथिंग इज फिक्स्ड, मतलब आपका सब यहाँ पे नाउ नाउ डीएनए इज रिपेयर, नाउ डीएनए इज गुड, या रिपेयर हो चुका है वो। तो अगर आप उसे रिपेयर कर देते हो, आप उसे सही तरीके से, तो आप उसे फिर आगे बेच सकते हो। सो यू नाउ यू कैन गो फॉर व्हाट, यू कैन गो फॉर योर एम फेज। हो गया भैया, डीएनए ठीक हो गया आपका, आप चले जाओ, अब अपना एम फेज आप कर लो। तो ये करना आपके लिए होता है इंपॉर्टेंट। लेकिन आप सोचो कि अगर डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता, अज्यूम करो कि आपका डीएनए रिपेयर नहीं हुआ, सो अभी भी यू हैव एरर, सो एरर स्टिल इज गोइंग टू बी देयर। अगर आपका एरर अभी भी रहता है, देन आपको क्या लगता है सेल क्या करेगा आपके हिसाब से, एनीवन कैन थिंक सेल अब क्या करेगा, एरर अभी भी है, स्टिल यू हैव एरर, देन व्हाट द सेल विल डू। उस डीएनए को रेप्लिकेट ही नहीं करेगा। रेप्लिकेट तो हो चुका है ऑलरेडी, अब क्या करें। तो उसे वैसे एक्सेप्ट करे हो। वैसे ही मतलब रहने देगा। मतलब अंशिका करे कि अरे अब जो है जाने दो उसे आगे। अब देखो अगर ऐसा सेल करता है ना कि उसे जैसा है उसे आगे जाने देगा, तो पूरी मतलब जितने भी उसके बाद सेल बनेंगे उन सबके अंदर एरर होगा। आप समझ रहे हो, अगर एक डीएनए में एरर आ गया, राइट, और आपने उसे बोला कि चलो कोई बात नहीं आगे जाने दो, तो कोई नहीं देखेगा, और वो सेल का एक और सेल अब बनेगा आगे जाके, राइट, तो उसके बाद जितने भी सेल बनेंगे उस सेल में से, याद रखना उन सबके अंदर एरर होगा। मतलब अगर आपने एरर को आगे जाने दिया तो अगली जितनी भी जनरेशन बनेगी उस सेल में से उन सब के अंदर एरर होगा। क्या ये बात आप समझ रहे हो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस यस सर। सर। ठीक है, यस सर। तो वो एरर का आपका फिर आगे बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। तो याद रखना अगर आपका एरर ठीक यहाँ पे नहीं करते हैं तो पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगी सेल की डेथ, सेल अपने आप को लाइक किल कर लेगा। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन नाउ, इट विल इनिशिएट अ पाथवे, एक पाथवे वो इनिशिएट करेगा, उस पाथवे का नाम होता है एपोप्टोसिस। एक पाथवे वो यहाँ पे इनिशिएट करेगा, उसका नाम होता है यहाँ पे एपोप्टोसिस।
एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस का मतलब यहाँ पे होता है आपका यहाँ पे प्रोग्राम सेल डेथ। इसका मतलब यहाँ पे होता है कि सेल अपने आप को किल करने का प्रोसेस चालू करेगा। तो इस तरीके से वो ध्यान रखता है कि यार एरर वाला डीएनए आगे ना बढ़े। सो दैट इज व्हाट द सेल विल डू। तो ये बात काफी ऐसे डार्क है, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है दैट दिस इज व्हाट द सेल विल डू। अगर आपके डीएनए में एरर आता है ना, और अगर सेल उसे देख लेता है कि यार ये तो एरर हो चुका है और वो एरर ठीक भी नहीं हो रहा, देन इन दैट केस सेल विल इनिशिएट अ पाथवे, उसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस। याद रखना, इसका एक और नाम यहाँ पे ये होता है कॉमन नेम, प्रोग्राम सेल डेथ, जिसका मतलब होता है कि सेल अपने आप को खत्म करने का प्रिपरेशन चालू करेगा। सेल विल बी लाइक कि ये तो गलत बन गया। सो इट बताइए कैसे साउंड करता है। इट्स लाइक कि तुम्हारा वो पैंट गलत बन गया तो तुम्हारी पूरी फैक्ट्री तुमने बंद कर दी। यू आर लाइक कि अरे चलो छोड़ो, एंड यू जस्ट क्लोज डाउन द कंप्लीट फैक्ट्री। वैसा ये सीन है यहाँ पे। सो सेल व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट प्रिपेयर द सेल फॉर द डेथ, और सेल अपने आप को खत्म कर देगा ताकि एरर आगे ना जा सके। समझ आ रही है आपको मेरी बात यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बात याद रखना, ये सब आपका होता है चेक पॉइंट नंबर 2 के थ्रू। तो चेक पॉइंट नंबर 2 आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, याद रखना। एक बार फिर स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, चेक पॉइंट नंबर 2 के अंदर आप देखते हो कि यार मेरा डीएनए सही से रेप्लिकेट हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका डीएनए रेप्लिकेट सही से हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ अगर करेक्टली फॉर्म्ड है, देन आप एम फेज के अंदर चले जाओगे, आपका चेक पॉइंट 2 जाने देगा। अगर आपका डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ है, अगर आपको एरर दिख रहा है, तो आप कुछ नहीं, आप एक पाथवे चालू करोगे ताकि आप डीएनए को ठीक कर सको। सो यू इनिशिएट द डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। तो आप डीएनए को रिपेयर करने का प्रोसेस चालू करते हो, ठीक है। अगर आपका डीएनए का प्रोसेस चालू करते हो, अगर आपका डीएनए रिपेयर हो जाता है, समझो आपका डीएनए सक्सेसफुली रिपेयर हो गया, देन आप चले जाओगे आपके एम फेज के अंदर। सर एक क्वेश्चन राइट, था बताइए बेटा, बताइए, बोलिए। सर, लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो G2 फेस में थोड़ी होती है, वो तो S फेस में होगी ना। तो जब हाँ, S से G2 में एंटर करेगा तो मतलब G2 नहीं उसे रोक सकता कि मतलब S नहीं से वो G2 में जाए। हाँ जी, वहां पे चेक पॉइंट नहीं है। चेक पॉइंट आपका एकदम एंड पे है। चेक यस पॉइंट सर। आपका एकदम वहां पे जहां पे आप एम फेज में जाने वाले हो ना, वो टाइम पे चेकिंग की जाती है, उसके पहले नहीं की जाती। लाइक आपकी बात से अगर पहले कर लेता तो ज्यादा बेटर रहता है। पहले अगर आपका इसी फेज में अगर आप चेकिंग कर लेते खत्म होने के बाद यहाँ पे, तो थोड़ा जल्दी पता चल जाता। आप एकदम वहां पे ले जा रहे हो, एकदम बॉर्डर पे जब वो आ गया तब आप कह रहे हो कि नहीं जा सकते। बट दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। आपका चेक पॉइंट आपको मिलता है वो G2 और एम फेज के बीच में मिलेगा हमेशा, ठीक है। सो आप चेक करते हो, और समझो अगर आपका रिपेयर ठीक हो गया तो आप एम फेज कर लो, फिर सक्सेसफुली आप यहाँ पे एम फेज अपना यहाँ पे रन कर लो। बट अगर आपका रिपेयर ठीक नहीं हुआ, आपका अभी भी अगर आपको एरर दिख रहा है, देन आप कुछ नहीं कर सकते। अब नाउ द सेल हैज टू किल इटसेल्फ। सेल अपने आप को खत्म करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय एपोप्टोसिस, ठीक है। तो इतनी स्टोरी जो यहाँ पे लगा के रखी है, वो हो सके तो आज के आज उसे अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग। हमने यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 1 और चेक पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे हमने देख लिया है। चेक पॉइंट 3 तो वैसे भी माइटोसिस के बीच में होता है, तो उसे हम बाद में देख सकते हैं। बट ये 2 चेक पॉइंट्स आप याद रखना, और इनके रोल क्या होते हैं वो आप याद रखना। दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। बाकी ये सब तो मैं आपको एक बार फिर कल बता दूंगा, नो इशू विद दैट। आई विल रिपीट ऑल दोस थिंग्स अगेन टू यू ताकि आपको याद हो जाए। बट इतनी चीज तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको याद रहेंगी। तो क्या आपको यहाँ पे चेक पॉइंट समझ आ रहे हैं? आर दिस चेक पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो प्लीज आप इतनी बात यहाँ पे आप याद रखिएगा फिलहाल के लिए। दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर राइट नाउ। कल हम इसके ऊपर थोड़ा और बिल्ड करेंगे, और इसके थोड़ा हम अच्छे से और बेटर तरीके से हम सब चीजों को इनको हम समझेंगे, ठीक है। यस सर। क्रिस्टल क्लियर तरीके से चीजें आपको और अच्छे से समझ आए, बिकॉज इसमें से भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन जो आते हैं ना सेल डिवीजन वाले चैप्टर में से, वो बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है नहीं, कंटेंट भी काफी इसके अंदर अच्छा है, और आप समझ जाते हो अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो। सो यू कैन एक्चुअली गेट ऑल करेक्ट आंसर्स फ्रॉम दिस चैप्टर। लाइक इसमें बहुत ज्यादा विंडो नहीं होता कि बहुत ज्यादा बाहर से क्वेश्चन आएगा, कभी ऐसा नहीं होता। सो इट्स अ वेरी गुड चैप्टर इन दैट केस, ठीक है। ऑलराइट देन, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन आज की क्लास के अंदर। अब क्लास खत्म करने के पहले हम लोग एक फटाफट रन कर लेते हैं हमारा पोल, राइट। लेट्स रन द पोल ओवर हियर एंड देन वी कैन रैप अप द क्लास, ठीक है। जस्ट 2 मिनट रुकेगा यहाँ पे। I think because of the issue you are not able to access few things right now. एक सेकेंड। आज की क्लास में काफी एरर आ गए।